नमस्कार, स्वागत है आप सभी का विशाल ऑनलाइन क्लास में। आज की इस वीडियो में बिहार बोर्ड मैट्रिक परीक्षा 2026 के लिए सोशल साइंस का एक बहुत ही महत्वपूर्ण पोर्शन है भूगोल। तो आज की इस वीडियो में हम लोग भूगोल का अध्याय 1 जो संसाधन विकास एवं उपयोग है, इसके संपूर्ण प्रश्नावली को वन शॉट में पढ़ेंगे। ठीक है, ये जो आपका अध्याय 1 है, ठीक है, हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये भारतीय वन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। यही अध्याय उसमें बीटीसी के अकॉर्डिंग देखिएगा तो वो इकाई 1 है, उसी में एक का क, एक का ख, एक का ग, एक के क, भारत संसाधन एवं उपयोग के बाद एक का क आ जाएगा जिसमें कृषि के बारे में पढ़ना है, फिर आगे अन्य संसाधन के बारे में पढ़ना है। तो हम लोग जो पढ़ रहे हैं ये भारतीय वन के अकॉर्डिंग पढ़ रहे हैं। ये अध्याय 1 है, फिर एक चैप्टर 2 आएगा जो कृषि से रिलेट होगा। इसी प्रकार आगे भी ले देकर सब एक ही चीज है, पढ़ना एक ही चीज है। उसमें एक का क ख ग कर दिया हुआ, इसमें अध्याय 1 2 3 कर दिया हुआ, तो इससे कोई फर्क पड़ने वाला नहीं है। पढ़ना कोई भी बुक को फॉलो कीजिए, पढ़ना सब कुछ वही है। ठीक है, तो ये जो भूगोल है, भूगोल का क्लास आपका आरंभ हो रहा है कक्षा 10वीं के लिए। चैप्टर 1 से हम लोग आरंभ कर रहे हैं। चैप्टर 1 का नाम है संसाधन विकास एवं उपयोग। तो इस संसाधन विकास एवं उपयोग मतलब संसाधन के बारे में पढ़ना है कि संसाधन क्या है, संसाधन का विकास क्या आधार है, क्या है उपयोग का, क्या आधार है, संसाधन होता क्या है, इन सभी के बारे में पढ़ना है। ले देकर इस चैप्टर को संक्षेप में अगर वर्णन करें कि इसमें पढ़ना क्या है, तो इसमें दो चीज पढ़ना है। एक संसाधन के बारे में पढ़ना है, संसाधन से रिलेट करके जो भी आप सोच लीजिए सब चीज संसाधन ही है, सब उसके बारे में पढ़ना है। और एक पृथ्वी के संरक्षण के लिए जो भी सम्मेलन किए गए हैं वैश्विक स्तर पे, उनके बारे में पढ़ना है। दो मुख्य रूप से इस अध्याय 1 में आपको पढ़ना है, संक्षिप्त में हम बता रहे हैं, इसी को विस्तार पूर्वक हम लोग समझेंगे। तो यहाँ से आपके एग्जाम में ना अच्छा खासा ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव सब आते ही हैं, तो उन सभी प्रश्न को हम तो करेंगे ही। पहले हम लोग थ्योरी आधार पे पढ़ लेते हैं कि इस अध्याय में वह कौन कौन से टॉपिक हमें पढ़ना है। उस टॉपिक को अच्छे से समझते हैं, उसके एग्जाम्पल को समझते हैं, उसको निजी दैनिक जीवन से रिलेट करके बात को समझते हैं, ताकि आप रट्टा मारने की आवश्यकता नहीं हो। ठीक है, चलिए देखिए यहाँ से एग्जाम में कितने नंबर का आता है, क्या आता है, जब हम क्वेश्चन कराएंगे आपको वहां अच्छे से क्लियर समझा देंगे। आज अध्याय 1 मतलब अध्याय 1 ही पढ़ेंगे। चलिए तो देखिए, पहला इस चैप्टर का जो नाम है, ये जो अध्याय 1 है, इस अध्याय 1 में इस चैप्टर का जो नाम है भारत संसाधन एवं उपयोग। तो सबसे पहले हमें संसाधन के बारे में पढ़ना होगा कि संसाधन क्या होता है। सबसे पहले इसी को समझना है संसाधन किसे कहते हैं। अगर यहीं से क्वेश्चन आपसे पूछ दिया जाए एग्जाम में लघु उत्तरीय प्रश्न कि संसाधन को परिभाषित करें या संसाधन को उदाहरण सहित परिभाषित करें, या संसाधन क्या होता है उदाहरण सहित व्याख्या करें, तो क्या होता है संसाधन। तो देखिए, दुनिया में जो भी वस्तु है, दुनिया में जो भी वस्तु या पदार्थ या कुछ भी एवरीथिंग जो भी है, अगर वो मानव के उपयोग में आ रहा है तो वो संसाधन है अथवा संसाधन नहीं है। रट्टा मारिएगा नहीं, रट्टा मारिएगा कुछ नहीं बात क्लियर होगा। बातों को समझिएगा, ये ऐसा सब्जेक्ट है ना कि समझने वाला है, जितना इसको समझिए उतना कम। इसको रटने की आवश्यकता नहीं है, इसको समझने की आवश्यकता है, एक दूसरे से लिंक करने की आवश्यकता है। देखिएगा, प्रत्येक टॉपिक एक दूसरे टॉपिक से हम लिंक कर देंगे आपको। तो संसाधन क्या है, तो सरल शब्दों में आप इसको एग्जाम में अपने मन से बना के लिखिएगा, जितना अपने मन से बना के लिखिएगा उतना बेहतर है। अगर रटा रटाया बात लिखिएगा तो कंफ्यूजन क्रिएट हो सकता है आगे का पीछे, पीछे का आगे लिखा जाए, लेकिन अपने मन से उसको बढ़ा चढ़ा कर बनाइएगा तो ज्यादा बेहतर रहेगा। तो थोड़ा इस परिभाषा पे भी गौर कर लेते क्या परिभाषा लिखा हुआ है। तो देखिए, संसाधन क्या होता है, ये क्वेश्चन ही हो गया एक तरह से, समझिए। तो संसाधन क्या हुआ, बताइए संसाधन क्या है। तो संसाधन का कहने का मतलब कि दुनिया की सारी वस्तुएं या पदार्थ जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है उसे संसाधन कहते हैं। ले देकर बात वही हुआ कि कोई भी वस्तु है, अगर वो मानव के उपयोग में आ रहा है तभी वो संसाधन है अथवा वो संसाधन नहीं है। बात हो गया क्लियर कि कोई भी वस्तु अगर उसका हम उपयोग कर रहे हैं, सपोज ये जो मार्कर या इसको क्या बोलते हैं मार्कर ही शायद बोलते हैं, तो ये जो है ना,
अगर इसका उपयोग हम कर रहे हैं तब तक ही यह संसाधन है। जिस दिन इसका उपयोग करना हम बंद कर दिए या मेरे काम का ये नहीं रहा, उस दिन इसका कोई मूल्य नहीं है, मतलब ये संसाधन नहीं है। आप जिस मोबाइल पे देख रहे हैं, ये मोबाइल अभी सही सलामत काम कर रहा है, तभी ये आपके उपयोग के लिए है, तभी ये संसाधन है। जिस दिन ये खराब हो गया, जिस दिन ये खराब हो गया, उस दिन ये संसाधन नहीं रहेगा, इसका कोई मूल्य नहीं रहेगा। तो मतलब ये हुआ कि कोई भी चीज, जैसे ये है, ये मेरे लिए संसाधन तभी तक है जब इस पे हम पढ़ा रहे हैं, ये मेरे उपयोग के लिए है। जिस दिन इस पे कोई वर्क नहीं होगा, फिर ये संसाधन नहीं रहेगा, डब्बा बन जाएगा। तो संसाधन का परिभाषा बस इतना समझिएगा कि कोई भी वस्तु अगर मानव के उपयोग के लिए है तो वो संसाधन है, अथवा वो संसाधन नहीं है। जैसे कुछ भी देख लीजिए, ब्रह्मांड में जो भी नजर आ रहा है, कहीं ना कहीं वो मानव के उपयोग के लिए होगा, तभी वो संसाधन होगा। अन्यथा उस मानव उसको इतना अति है निर्दयी, उसको निगलेक्ट करके चलेगा, उसका कोई मूल्य ही नहीं रहेगा। जैसे देखिए, पेड़ हमारे बहुत अच्छा ऑक्सीजन प्राप्त होता है, सबसे बड़ा संसाधन है। अगर ऑक्सीजन न रहे तो चंद सेकंड का हम लोग मेहमान है, ठीक है। तो पेड़ से बड़ा संसाधन क्या हो सकता है जो हमें ऑक्सीजन देती है, ठीक है। तो ये पेड़ पौधा, जल, ठीक है, सड़क, बस, घर इत्यादि, मिट्टी, दिस दीवाना, जो भी ये सब संसाधन है। जैसे आप यहाँ पे देख सकते हैं, अर्थ का रिसोर्स दिया हुआ है, जो भी आप देख लीजिए, आप एनिमल देख लीजिए, ये भी एक जानवर भी एक मेरे लिए संसाधन ही है, ठीक है। सौर ऊर्जा हमारे लिए संसाधन है, तेल सामग्री जो भी है, चाहे जो भी पेट्रोलियम है, वो सब क्या है, संसाधन। या फिर बहुत सारा आपको चीज नजर आ रहा होगा, सबका सब क्या है, संसाधन है। एक शब्द में आपको हम संसाधन का परिभाषा बता दिए कि जो भी मानव के उपयोग के लिए होगा, संसाधन है, अथवा संसाधन नहीं होगा। वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ठीक है। तो परिभाषा अगर ये दोनों पे पूछता है तो इस बात को आप लिखेंगे और उसके साथ ये एग्जाम्पल को लिखेंगे। इसमें और थोड़ा बढ़ा चढ़ा कर चाहे तो लिख सकते हैं। हम एकदम सरल परिभाषा लेकर आए हैं ताकि एक बार कोई पढ़ेगा उसको याद हो जाएगा क्या होता है संसाधन। तो दुनिया की वह सारी वस्तु जो जिसका उपयोग मानव अपने दैनिक जीवन में करता है, संसाधन कहलाता है। चलिए आगे आइए। अब हमें संसाधन तो समझ लिए, अब संसाधन का वर्गीकरण पढ़ना होगा। लेकिन उससे पहले संसाधन के बारे में कुछ नोट पॉइंट हमें समझना होगा, जहां से ऑब्जेक्टिव डायरेक्ट आता है। कहिएगा ऑब्जेक्टिव, तो यहाँ से डायरेक्ट आता है। अब देखिए, ये जो महापुरुष है महात्मा गांधी, इनका एक कथन है, कथन मतलब स्टेटमेंट, इनका एक कथन है कि महात्मा गांधी के अनुसार हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, लेकिन पेटी भरने के लिए कुछ भी नहीं है। ये कथन किनका है, तो ये महात्मा गांधी का है। आपसे सीधा सा एग्जाम में सवाल आएगा कि हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं, निम्नलिखित में किनका कथन है। 4 महापुरुष का नाम रहेगा, उसमें से एक नाम महात्मा गांधी होगा, ठीक है। तो ये महात्मा गांधी का स्टेटमेंट है कि भैया हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत सारे संसाधन हैं, लेकिन अगर पेटी भरने के लिए कहा जाए तो कुछ भी नहीं है। चलिए, दूसरा जो महापुरुष है या दूसरा जो व्यक्ति है, ये जिम्मरमैन, ठीक है, जिम्मरमैन। इस जिम्मरमैन का एक कथन, इनका भी स्टेटमेंट है कि जिम्मरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं बनते हैं। मतलब इनका कथन बड़ी सरल सा है कि संसाधन होते नहीं, उसको बनाते हैं, अर्थात वो बनते हैं। ये संसाधन तब, ये ऑटोमेटिक तो नहीं आ गया होगा ग्रह से उतर करके, लीजिए सर पढ़ाइए, ये सब संसाधन नहीं था, इसको बनाया गया। तो संसाधन होते नहीं, बनते हैं। ये संसाधन चांद ग्रह से तो नहीं आया हुआ है, इसे किसी न किसी मानव ने टेक्नोलॉजी के आधार पे उसे बनाया है, तब आज हम उपयोग कर रहे हैं। तो ये हमारे उपयोग में आया, मतलब ये संसाधन हो गया। मतलब कुछ भी ये हो मतलब ब्रह्मांड में आया नहीं, उसे बनाया गया, कुछ अपवाद को छोड़कर। तो संसाधन होते नहीं, उसे बनाते हैं या बनते हैं, ठीक है। एक बहुत ही महत्वपूर्ण पॉइंट, इस बात को ध्यान रखिएगा कि मानव शरीर जो है ना, मानव शरीर ये सबसे बड़ा संसाधन है एवं उपभोक्ता है। अगर आपसे कोई पूछे कि इस ब्रह्मांड का सबसे बड़ा संसाधन कौन है, तो खुद मानव है। मानव से बड़ा संसाधन कुछ नहीं है। और सबसे बड़ा संसाधन का उपभोक्ता कौन है,
मतलब कौन उपयोग करता है, तो मानव ही उपयोग करता है। ठीक है, मतलब मानव से बड़ा कोई संसाधन नहीं और मानव से बड़ा कोई संसाधन का उपभोक्ता नहीं। इस थर्ड पॉइंट, इस बात को याद रखिएगा, ऑब्जेक्टिव में बढ़ा चढ़ाकर इसको पूछेगा। और चाहे तो संसाधन की परिभाषा में आप इसे ऐड कर सकते हैं कि इस मानव शरीर से बड़ा संसाधन एवं उपभोक्ता कोई नहीं होता। ठीक है, इस बात को आप चाहे तो परिभाषा में जो बोले हैं इसे ऐड कर सकते हैं। तीसरा नोट पॉइंट, इस बात को याद रखिएगा कि कोई पदार्थ या वस्तु तभी संसाधन होगा जब 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 जीवन के लिए उपयोगी हो। मतलब क्या मतलब, कोई पदार्थ या वस्तु तभी संसाधन होगा जब मानव के लिए वो उपयोगी हो। आज 2000 का सपोज मार्केट में नोट आया था, 2000 का नोट बंद हो गया, किसी के घर में बाय द वे 2000 का नोट मिले और 500 का नोट आपके हाथ में हो, एक हाथ में 2000 का नोट हो, एक हाथ में 500 का नोट हो, क्या 2000 का नोट संसाधन हो सकता है? तो बिल्कुल नहीं हो सकता है, कोई उसका मूल्य ही नहीं है, वो मानव के लिए उपयोग का ही नहीं है, तो संसाधन काहे का होगा? तो संसाधन कहने का मतलब ये हुआ कि उसका मानव के दैनिक जीवन में उपयोग होना चाहिए तभी वो संसाधन होगा, अथवा उस संसाधन का कोई मूल्य ही नहीं है। अगर 2000 आज आपके हाथ में दे दिया जाए 2000 का नोट, तो उसका कोई मूल्य नहीं है, अर्थात वो संसाधन नहीं है। वहीं पे 2000 की जगह पे 1 रुपया का अगर सिक्का दे दे, 5 रुपया का सिक्का दे, 10 रुपया का नोट दे दे, तो आपके लिए संसाधन है, क्योंकि उसका मूल्य है आपके जीवन में। अगर मूल्य है मतलब वो संसाधन है, मूल्य नहीं है मतलब कोई संसाधन नहीं है। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि कोई पदार्थ या वस्तु तभी संसाधन होगा जब जब जीवन के लिए क्या हो, उपयोगी हो, अथवा नहीं होगा वो। ठीक है, और एक और नोट पॉइंट, इस बात को भी ध्यान रखिएगा कि विश्व में आज तक जितने भी युद्ध लड़े गए हैं, इतिहास आप पढ़े हैं या इतिहास आपको हम पढ़ाएंगे, तो उसमें देखिएगा बहुत सारा आक्रमण हुआ है, या आगे भी आप हायर क्लास में जाइएगा तो बहुत सारा युद्ध हुआ है। अतीत में देखा जाए इतिहास में तो बहुत सारा क्रांति हुआ है, युद्ध हुआ है। तो इस सब का रीजन एक ही था, इस सब युद्ध होने का मकसद एक ही था, संसाधन। या तो संसाधन को पाना था या छीनना था। उसी संसाधन को लेकर आज तक ब्रह्मांड में जितने भी युद्ध हुए हैं, विश्व में जितने भी युद्ध हुए हैं, या इतिहास को अगर आप देखें तो इतिहास में जो भी कारनामा किए गए हैं, कहीं न कहीं संसाधन को पाने या छीनने के लिए किया गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा गया हुआ है कि विश्व के प्रायः सभी युद्ध इन्हीं संसाधन या किन्हीं संसाधन को पाने या फिर छीनने के लिए किया गया है। तो इस नोट पॉइंट को याद रखिएगा। पहला ये था कि महात्मा गांधी के अनुसार हमारे पास पेट भरने के लिए बहुत कुछ है, पेटी भरने के लिए कुछ नहीं है। जिमरमैन के अनुसार संसाधन होते नहीं है, बनते हैं। तीसरा, मानव शरीर जो होता है सबसे बड़ा संसाधन है और सबसे बड़ा संसाधन का उपभोक्ता है। तीसरा और चौथा ये था कि कोई पदार्थ या वस्तु तभी संसाधन होगा जब मानव के उपयोग के लिए होगा। और आज तक ब्रह्मांड विश्व में जो भी अतीत में युद्ध हुआ है या आगे भी जो होगा, कहीं न कहीं संसाधन के वजह से ही होगा। ठीक है, चलिए आगे आइए। अब हमें पढ़ना है संसाधन का वर्गीकरण। देखिए, संसाधन का वर्गीकरण बहुत आधार पे किया जा सकता है। संसाधन का जो वर्गीकरण होगा बहुत आधार पे करेंगे। तो अभी पहले हम देखते हैं संसाधन के वर्गीकरण में, अर्थात संसाधन के प्रकार में पहला हम देखते हैं उत्पत्ति के आधार पे। उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। उत्पत्ति क्या मतलब? उत्पत्ति मतलब जिसका उत्पत्ति हुआ हो। ठीक है, उत्पत्ति के आधार पे संसाधन दो प्रकार के होते हैं। पहले संसाधन को बोलते हैं जैव संसाधन और दूसरे को बोलते हैं अजैव संसाधन। अब ये जैव संसाधन और अजैव संसाधन क्या होता है? क्या एग्जाम में आते हैं? तो बिल्कुल आते हैं, ऑब्जेक्टिव बनकर आएगा कि बताइए कि निम्नलिखित में कौन जैव संसाधन है, बताइए कि निम्नलिखित में कौन अजैव संसाधन है। तो जब तक परिभाषा क्लियर नहीं रहेगा ना, तब तक आप बता नहीं पाइएगा कि कौन जैव है कौन अजैव है। तो जैव अजैव को पहचानने के लिए इसका व्याख्या को समझना पड़ेगा, इसके भाव को समझना पड़ेगा कि क्या कहता है जैव संसाधन और क्या कहता है अजैव संसाधन। देखिए बच्चा में आप पढ़े होइएगा लिविंग थिंग और नॉन लिविंग थिंग, बस वही जैव अजैव है। लिविंग थिंग मतलब सजीव, नॉन लिविंग थिंग मतलब निर्जीव। तो जो सजीव होगा वो जैव कहलाएगा और जो निर्जीव होगा वो अजैव कहलाएगा। बस इतना ही कहानी है। चलिए समझाते और अच्छे से। अब देखिए परिभाषा के अकॉर्डिंग
जैव संसाधन किसे कहते हैं? तो देखिए, जैव संसाधन किसे कहते हैं कि वैसा संसाधन जिसमें सजीवों के लक्षण क्या होते हैं, सजीवों के लक्षण पाए जाते हैं, उसे हम लोग जैव संसाधन कहते हैं। जैसे जैसे मनुष्य, पक्षी, पशु, कुत्ता, बिलाई, गाय, गधा, घोड़ा, जो भी कह लीजिए जिसमें जान होता है, वही लिविंग थिंग, उसे हम लोग क्या बोलेंगे, जैव संसाधन बोलेंगे। इसी का उल्टा कर लीजिए, इसी का उल्टा कर दीजिए, अजैव हो जाएगा। मतलब जिसमें वैसा संसाधन जिसमें सजीव के लक्षण पाए जाएंगे वो कहलाएगा जैव, और जिसमें सजीव के लक्षण नहीं पाए जाएंगे वो क्या हो जाएगा, अजैव। तो बस यही परिभाषा होगा, देख लीजिए। अब यहाँ पे अजैव संसाधन क्या होता है, ठीक है, अजैव संसाधन तो वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण, मतलब सजीव का लक्षण नहीं पाया जाएगा, निर्जीव का, ठीक है, निर्जीव का लक्षण क्या हो, पाए जाते हैं, उसे अजैव संसाधन कहते हैं। ठीक है, जिसमें जान प्राण न हो, जिसमें जान प्राण होगा वो कहलाएगा जैव, और जिसमें कोई जान प्राण ना हो वो क्या कहलाएगा, अजैव। उम्मीद है बात समझ होइएगा। अब कोई भी उदाहरण ले लीजिए ना, जिसमें जान हो, प्राण हो, ठीक है, उसका विकास हो, वो कहलाएगा जैव। जिसमें जान प्राण ना हो, ठीक है, वो कहलाएगा अजैव। जैसे खनिज, अब ये बहुत सारे बच्चे को समझ ही नहीं आता है खनिज क्या होता है। हम भी जब पढ़ते थे बच्चा में तो समझ ही नहीं आता था खनिज क्या होता है। तो खनिज को समझ लीजिए क्या होता है। ये जो तांबा, पीतल, कांसा, संगमरमर, मुल्तानी मिट्टी, सोना, चांदी, ये सब जो देखते हैं ये सब क्या है, खनिज है। जैसे तांबा, ये भी एक खनिज है, ठीक है। अगर देखा जाए तो यहाँ पे जो भी आप फिगर देख रहे हैं, जैसे तांबा हुआ, पीतल हुआ, देखते हैं पीतल का जो बर्तन होता है ये क्या है, खनिज है पीतल। कांसा देखते हैं, संगमरमर, जिससे देखते हो या घर वगैरह में टाइल्स वगैरह लगता है तो उसी में एक अच्छे क्वालिटी में संगमरमर आता है। फिर शिलाजीत, देखते हो अगर लोग खाता है कमजोरी दूर करने के लिए शिलाजीत, ठीक है। फिटकिरी, दाढ़ी बनाने के बाद लोग फिटकिरी रगड़ता है। और भी सारे उपयोग है, कोयला, गंधक, मुल्तानी मिट्टी, ये सब क्या है, ये सब एक खनिज है, ठीक है। तो इसका जो परिभाषा के अकॉर्डिंग कि वैसा संसाधन जिसमें निर्जीव के लक्षण पाए जाते हैं, इस सब में क्या है, निर्जीव का लक्षण पाया जाता है, ये सब क्या होगा, अजैव संसाधन होगा। मेरे ख्याल से इसमें दिक्कत नहीं होगा, ठीक है। जैसे कि एग्जाम्पल आपके सामने है। तो ये था उत्पत्ति के आधार पे। अब हमें देखना है उपयोगिता के आधार पे संसाधन कितने प्रकार के होते हैं। देखिए, उपयोगिता मतलब क्या हुआ, उपयोग, जिसका हम उपयोग कर रहे हैं। उपयोगिता मतलब क्या हुआ, उपयोग करने के आधार पे। तो उपयोग करने के आधार पे भी दो प्रकार के होते हैं। एक को बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन और एक को बोलते हैं अनवीकरणीय संसाधन। अब ये नवीकरणीय संसाधन और ये अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है, इसे समझना होगा कि नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। एग्जाम में पूछे जाते हैं कि निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है या निम्नलिखित में कौन नवीकरणीय संसाधन है। ऑब्जेक्टिव में बराबर भूगोल से यह प्रश्न आना ही आना है इस अध्याय का कि कौन नवीकरणीय है, कौन अनवीकरणीय है। इसका एक दो तीन एग्जाम्पल ऐसा है ना, बहुत बार पूछा जाता है। जैसे कोयला किस प्रकार का संसाधन है, नवीकरणीय या अनवीकरणीय, ठीक है, बहुत बार पूछा गया हुआ है। ये इनमें से कौन अनवीकरणीय संसाधन है, ठीक है, उसमें एक ऑप्शन कोयला रहेगा। तो देखिए, पहले समझते हैं नवीकरणीय और अनवीकरणीय संसाधन क्या होता है। देखिए यहाँ पे नवीकरणीय संसाधन क्या होता है, पहले इसे समझिए। तो नाम से ही समझिए, नवीकरणीय मतलब वैसा संसाधन जिसका समाप्त होना पॉसिबल नहीं है। जिस मतलब सरल शब्दों में बता रहे हैं कि वैसा कोई भी संसाधन हो जो समाप्त न हो, जिसका पुनः चक्रण किया जा सके, पुनः प्राप्त किया जा सके, उसे बोलेंगे हम नवीकरणीय संसाधन। अब बताइए, सूर्य से जो हमें ऊर्जा मिलता है, सौर ऊर्जा, क्या वो कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं। जब तक ब्रह्मांड रहेगा तब तक वो ऊर्जा प्राप्त होते रहेगा, ठीक है। तो नवीकरणीय संसाधन क्या परिभाषा कहता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर समाप्त नहीं होता है, अर्थात जिसका पूर्ण चक्रण होता है, उसे हम बोलते हैं नवीकरणीय संसाधन। मतलब वैसा संसाधन
जिसका समाप्त नहीं होता है, ठीक है, जिसका पूर्ण चक्रण बार बार रीयूज मतलब रिसाइकिल फॉर्म में किया जा सके, उसे हम बोलते हैं और नवीकरणीय संसाधन। जैसे देखिए सौर ऊर्जा। अब सौर ऊर्जा जो हमें सोलर मतलब सौर के थ्रू, सोलर से हमें घर में जो एनर्जी आता है, क्या ये एनर्जी कभी समाप्त हो सकता है? ऊर्जा तो कभी नहीं समाप्त हो सकता है। क्या पवन ऊर्जा कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं समाप्त हो सकता है। जो पवन ऊर्जा से हमें जो ऊर्जा प्राप्त होती है, क्या ये कभी समाप्त हो सकता है? कभी नहीं। जब तक ब्रह्मांड है तब तक पवन ऊर्जा, हवा बहेगा, हवा बहेगा तो ये पवन चक्री घूमेगा, इससे हमें ऊर्जा प्राप्त होते ही रहेगा। वो अलग बात है कि इसको उखाड़ के, प्लांट वगैरह उखाड़ के हटा दे तो नहीं प्राप्त होगा, जाहिर सी बात है, टेक्नोलॉजी हटा दे तो कहाँ से प्राप्त होगा। क्या भूतापीय ऊर्जा कभी समाप्त होगा? कभी नहीं। जैव, ये सब जो ऊर्जा है ये सब कभी समाप्त नहीं होगा, इसका बार बार रिसाइकिल फॉर्म होगा, पुनः चक्रण चलते रहेगा, ठीक है। तो ये ऐसा ऊर्जा है जैसे पवन ऊर्जा, सौर ऊर्जा, जल, वन, ये सब कभी समाप्त नहीं हो सकता। क्या वन कभी समाप्त होगा? कभी नहीं समाप्त होगा। कितनों काट दीजिएगा, वन समाप्त हो गया, धरती का विनाश हो जाएगा, कभी समाप्त नहीं होगा, ठीक है। इतना बड़ा धरती थोड़ी है, ब्रह्मांड इतने वो है, बहुत बड़ा ब्रह्मांड है, ठीक है। तो यहाँ से वन की समाप्ति नहीं होगा। हाँ, कभी किसी सदी में घट जाएगा वन, किसी सदी में बढ़ जाएगा, ये निर्भर करता है मानव पे। अगर मानव वन ज्यादा रोपेगा तो वन का ज्यादा विकास होगा, वन की कटौती करते चलेगा वन का नाश होगा। आगे पढ़ना भी है कृषि वाले में, ठीक है। तो आपको यहाँ पे टॉपिक ये था कि नवीकरणीय ऊर्जा, जिस वैसा ऊर्जा जो समाप्त नहीं होता, जिसका पूर्ण चक्रण हो सके, उसे हम बोलेंगे नवीकरणीय। अब यहीं पे सवाल उत्पन्न हो जाता है कि अनवीकरणीय, तो इसी का उल्टा कर दीजिए, इसको प्राप्त नहीं किया जा सके, समाप्त हो जाता है, जिसका पूर्ण चक्रण नहीं कर सके, उसी को हम लोग बोलेंगे अनवीकरणीय। देख लीजिए आगे, अनवीकरणीय संसाधन की अनवीकरणीय संसाधन क्या है? तो इसका परिभाषा क्या कहता है कि वैसा संसाधन जिसका उपयोग करने पर कभी भी समाप्त हो जाए, अर्थात जिसका पूर्ण चक्रण नहीं किया जा सकता हो, उसे अनवीकरणीय संसाधन कहते हैं। मान लेते हैं आप मोटरसाइकिल में 2 लीटर पेट्रोल भरा है और यहां से वहां गए, तेल हो गया खत्म, तो क्या वो तेल को फिर से प्राप्त किया जा सकता है? कभी नहीं। आप कोयला लीजिए, कोयला को जला दिया, तो क्या वो जो जला हुआ कोयला फिर से उसी फॉर्मेट में आ सकता है? तो कभी नहीं आ सकता है। तो इस टाइप का जो संसाधन होगा ना, इसी को बोलेंगे अनवीकरणीय संसाधन। इसका समाप्त होना 100% निश्चित है और इसका पूर्ण चक्रण नहीं किया जा सकता है, ठीक है। जैसे कोयला हो गया, ठीक है, जैसे तेल हो गया, नेचुरल गैस हो गया। हम लोग का जो एलपीजी सिलेंडर है, क्या खत्म होने पर गैस को पुनः चक्रण किया जा सकता है? नहीं। उसके लिए क्या होता है, खाली सिलेंडर को ले जाता है, फिर वो जाता है प्लांट में, प्लांट में फिर उसको भरा जाता है एलपीजी को, फिर वहां से आपके होम डिलीवरी होते हुए घर पे आता है। ये रिसाइकिल फॉर्म है। लेकिन पूर्ण चक्रण जो खत्म हो गया उसको फिर से प्राप्त नहीं किया जा सकता है, ठीक है। फिर जो भी तेल, प्राकृतिक तेल होती है, ठीक है, पेट्रोलियम वगैरह, इस सब का पूर्ण चक्रण नहीं हो सकता है। जैसे कोयला, जीवाश्म, गैस, पेट्रोलियम, इस सब का पुनः प्राप्ति नहीं किया जा सकता है। तो ऐसे संसाधन को बोलेंगे अनवीकरणीय। अब सुनिए एग्जाम में आया हुआ क्वेश्चन, कोयला निम्नलिखित में किस प्रकार का संसाधन है? नवीकरणीय, अनवीकरणीय, दोनों, इनमें से कोई नहीं। जाकर क्वेश्चन में उल्टा कर देख लीजिए, पूछा हुआ सवाल है, निम्नलिखित में कौन अनवीकरणीय संसाधन है? कोयला, सौर ऊर्जा, पवन ऊर्जा, इनमें से कोई नहीं। तो क्या ऑप्शन होगा? कोयला। बराबर पूछा जाता है, जाकर क्वेश्चन में देखिए उल्टा कर। चलिए आगे देखिए, आगे क्या कह रहा है। चलिए अब देखते हैं हम लोग क्या, स्वामित्व के आधार पे। अब यहां से समझिए, अब जो हमें देखना है ना, ये स्वामित्व के आधार पे देखना है। स्वामित्व मतलब क्या होता है? संपत्ति। स्वामित्व मतलब क्या हुआ? संपत्ति के आधार पर भी संसाधन को 4 प्रकार से वर्गीकृत किया गया हुआ है। कहिएगा ये 4 प्रकार कौन है? तो आपके सामने दिख रहा होगा, व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतरराष्ट्रीय संसाधन। अब क्या होता है, ये चारों संसाधन को बारी बारी समझते हैं। तो आप ये समझे कि उत्पत्ति के आधार पे संसाधन 2, जैव अजैव उपयोगिता के आधार पे 2,
नवीकरणीय, अनवीकरणीय। अब हमें देखना है संपत्ति के आधार पे अर्थात स्वामित्व के आधार पे संसाधन चार प्रकार के होते हैं। कौन कौन? तो व्यक्तिगत संसाधन, सामुदायिक संसाधन, राष्ट्रीय संसाधन और अंतर्राष्ट्रीय संसाधन। अब ये चारों संसाधन के बारे में समझना होगा और अच्छे से समझना होगा। तो पहला है व्यक्तिगत संसाधन। देखिए नाम से ही लग रहा है व्यक्तिगत। व्यक्तिगत मतलब उस संसाधन पे उस व्यक्ति का आधिपत्य हो। ठीक है, जैसे ये जो संसाधन देख रहे हैं डिस्टर्ब, इस पे किसका हक है? मेरा हक है, तो ये मेरा पर्सनल संसाधन है। अब ये देन किसी सबके लिए तो है नहीं कि आए कोई यूज करे चल जाए, तो ऐसा तो पॉसिबल नहीं है। तो ये व्यक्तिगत संसाधन है। तो क्या परिभाषा, नाम से ही लग रहा है व्यक्तिगत संसाधन मतलब वैसा संसाधन जिसपे किसी खास व्यक्ति का आधिपत्य हो, मतलब उसका हक हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन। तो देख लीजिए व्यक्तिगत संसाधन का परिभाषा भी बोलता है कि वैसा संसाधन जिस पर किसी खास व्यक्ति का क्या हो? अधिकार हो, उसे क्या बोलेंगे? व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे घर, ये जो घर हम कहा रहे हैं, इस पे किसका हक है? हम लोग का हक, हमारा हक है। ठीक है, हमारे माता पिता का हक है। तो ये मेरा पर्सनल व्यक्तिगत हुआ। ठीक है, आप जो मोबाइल में देख रहे हैं हमें, या लैपटॉप में देख रहे हैं, या जिस भी चीज में आप हमें देख रहे हैं, ये इस सामान पे या इस वस्तु पे सबका हक नहीं है, आपका आधिपत्य है, आपका अधिकार है। तो ये आपका पर्सनल हुआ, तो ये व्यक्तिगत संसाधन हुआ। ठीक है, तो व्यक्तिगत संसाधन का मतलब यही इतना ही है कि किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो उस संसाधन पे, उसे ही व्यक्तिगत संसाधन बोलेंगे। जैसे घर, मकान, ठीक है, कोई वस्तु बोल दीजिए इत्यादि। अब कोई कहेगा कि सड़क पे किसी खास व्यक्ति का अधिकार हो सकता है, तो कभी नहीं। मंदिर पे कभी नहीं, हाँ मस्जिद पे कभी नहीं। तो ये सब व्यक्तिगत नहीं है, ये सब सामुदायिक संसाधन है। अब किसी कोई मंदिर पे जाके कहेगा कि ये हम हिंदू है, मेरा अधिकार है, तो ये होगा? कभी नहीं। उस समुदाय का अधिकार है, उस सामुदायिक संसाधन हुआ। तो सामुदायिक, आगे व्यक्तिगत तो समझ गए, अब आगे हमें समझना सामुदायिक संसाधन क्या होता है। तो नाम से ही लग रहा है कि सामुदायिक मतलब समूह का होगा, उस कैटेगरी का होगा। तो सामुदायिक संसाधन क्या होता है? वैसा संसाधन जिस पर किसी खास समुदाय का हक हो या अधिकार हो, उसे बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। जैसे यहाँ पे दो मंदिर दिख रहा है, इस मंदिर पे किसी खास समुदाय का अधिकार होगा, सबका अधिकार नहीं हो सकता है। वो अलग बात है कि कोई भगवान का मंदिर है, घर है, कोई भी जा सकता है, लेकिन अधिकार किस कोई खास समुदाय का। अगर ये हिंदू का मंदिर है तो इस पे केवल हिंदुत्व का अधिकार होगा। इस पर मुस्लिम कैटेगरी के जो भी समुदाय है ये जाकर नहीं कह सकते हैं कि ये हमारा आधिपत्य है, ये हमारा हक का है, तो कभी नहीं हो सकता है। उसी प्रकार अगर मस्जिद पे देखिएगा तो किसी खास समुदाय का अधिकार है। ठीक है, ये मस्जिद है तो जाहिर सी बात है इस पे मुस्लिम का अधिकार होगा, मुस्लिम समुदाय का अधिकार होगा, किसी खास मुस्लिम का अधिकार नहीं होगा, या किसी खास हिंदू व्यक्ति का इस मंदिर पे अधिकार नहीं हो सकता है। समुदाय का अधिकार होगा, समूह का अधिकार होगा। ठीक है, तो कहने का ये अलग बात है कि यहाँ भी कोई जा सकता है, यहाँ भी कोई जा सकता है, ये जाने के लिए कोई भी जा सकता है, लेकिन किसी व्यक्ति का या किसी दूसरे समुदाय का अधिकार नहीं हो सकता है। अब यहाँ पे कोई हिंदू जाकर कहेगा कि इस पे मेरा आधिपत्य है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ठीक है, अब यहाँ पे कोई मुस्लिम अगर कहेगा कि इस पे मेरा आधिपत्य है, तो ये पॉसिबल ही नहीं। ये अलग समुदाय का है, ये अलग समुदाय का है। ठीक है, ये अलग बात है कि भाईचारा है, तो ये लोग यहाँ जा सकते हैं, ये लोग यहाँ जा सकते हैं, घूमने के दृष्टिकोण से, दर्शन के दृष्टिकोण से, वो अलग बात है, लेकिन अधिकार किसी खास समुदाय का होगा। तो चलिए, ये तो समझ गए कि सामुदायिक संसाधन क्या होता है, कि वैसा संसाधन जिसपे किसी खास समुदाय का अधिकार हो। जैसे विद्यालय, अब ये विद्यालय जो होता है इस पे भी किसी खास समुदाय का होता है। मदरसा वगैरह में जाकर आप हिंदू का कोई बच्चा पढ़ सकता है, तो वो नहीं पढ़ सकता है, उस पे मुस्लिम वगैरह पढ़ता है। ठीक है, मदरसा वो भी एक स्कूल होता है। तो वो जो विद्यालय हो, उस विद्यालय में मुस्लिम समुदाय का अधिकार है। उसी प्रकार कोई अगर मठ वगैरह है हिंदू का, जिसे पहले हुआ करता था, आश्रम वगैरह, ठीक है, तो उसमें हिंदुत्व का जो भी छात्र थे वो पढ़ते थे, तो उस पर हिंदुत्व का अधिकार था, उस समुदाय का अधिकार था। तो ये भी विद्यालय भी जो होता है ना, अभी तो वर्तमान में जो विद्यालय हम पढ़ रहे हैं उसमें सबका अधिकार है।
ठीक है। लेकिन एक विद्यालय समय ऐसा भी है, अभी भी है कुछ खास जगह पे, एक विद्यालय ऐसा है जिसमें केवल वही कैटेगरी के लोग पढ़ सकते हैं। ठीक है। तो कब्रिस्तान, अब कब्रिस्तान मतलब वही, अगर कोई मर जाता है मुस्लिम समुदाय का तो कहाँ जलाते हैं, उस दफनाते हैं कब्रिस्तान में। जैसे मंदिर इत्यादि जो भी है जिसपे आपको लग रहा हो कि किसी खास समुदाय का अधिकार है, उसी को बोलेंगे सामुदायिक संसाधन। आइए आगे। अब देखिए राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है। राष्ट्रीय संसाधन तो नाम से ही लग रहा है राष्ट्रीय, मतलब राष्ट्र का अधिकार होगा, राष्ट्र का अधिपत्य होगा। क्या लिखा हुआ है, वैसा संसाधन जिस पर किसी देश या उस राज्य का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। क्या मतलब हुआ, मतलब ये हुआ कि ये जो भारत देख रहे हैं, ठीक है, ये जो आप भारत देख रहे हैं, ठीक है, इस भारत पे बताइए क्या बांग्लादेश का इस पे अधिकार हो सकता है? तो कभी नहीं हो सकता है। ठीक है। कहने का सेंस ये हुआ कि वैसा संसाधन जिसपे किसी, मतलब जिस देश की बात करें, अगर हम भारत के दृष्टिकोण से कर रहे हैं तो वैसा संसाधन जिसपे भारत देश या भारत में जो राज्य है उस राज्य का अधिकार हो उस संसाधन पे, उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे उदाहरण के तौर पे मानते हैं, जैसे हम इस घर को खोदे, यहाँ से पेट्रोल निकल गया या सोना का कुछ निकल गया, खान वगैरह, तो क्या इस पे मेरा अधिकार होगा? तो कभी नहीं, इस पे राष्ट्र का अधिकार हो जाएगा। तुरंत बिहार गवर्नमेंट आकर, प्रशासन आएगा, तुरंत चारों तरफ से सील कर देगा। ये व्यक्तिगत था व्यक्तिगत, लेकिन व्यक्तिगत होने के बावजूद भी अगर कोई ऐसा सामग्री मिल जाए जो राष्ट्र हित का हो, ठीक है, तो उस पे आधिपत्य राष्ट्र का हो जाता है या राज्य सरकार का हो जाता है। तो इसके अंदर जो भी संसाधन है, ठीक है, इस सब पे भारत का अधिकार है, चाहे वो आपका व्यक्तिगत ही क्यों ना हो। ठीक है, यहाँ नोट देकर लिखे हुए हैं वही बात। ठीक है, जैसे कानूनी तौर पर देश की सभी संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है, मतलब आपका व्यक्तिगत होते हुए भी अगर राष्ट्र को जरूरत पड़े आप उस संसाधन का, तो वो आपका संसाधन नहीं है, वो राष्ट्रीय संसाधन हो जाएगा। ठीक है, अगर मान लेते हैं, सुने होइएगा कि उसके जमीन से हाईवे गुजर रहा है, तो था उस व्यक्ति का, लेकिन हाईवे गुजरने के वजह से, राष्ट्रहित होने के वजह से उस संसाधन पे अधिकार राष्ट्र का हो जाता है, सरकार का हो जाता है। सरकार उसको खरीद लेता है, उसके बदले उसको मुआवजा देता है। अगर मान लेते हैं हमारे घर के बीचों बीच से हाईवे गुजरा, तो पूरा घर हाईवे रास्ता में आ जाएगा, तो क्या हमें घर नहीं देंगे? तो देना होगा राष्ट्रहित के लिए। इस घर पे या इस जमीन पे राष्ट्र का अधिकार हो जाएगा, इसके बदले हमको मुआवजा वगैरह मिल जाएगा और हम कहीं और सेट हो जाएंगे। तो राष्ट्रीय संसाधन कहने का मतलब ये हुआ कि वैसा संसाधन जिसपे किसी राष्ट्र का या राज्य का अधिकार हो उसे राष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जरूरत पड़ने पर जो व्यक्तिगत संसाधन होता है या सामुदायिक संसाधन होता है, सब राष्ट्रीय संसाधन ही होता है। अगर वास्तविकता में देखें तो व्यक्तिगत और सामुदायिक ये दोनों संसाधन राष्ट्रीय संसाधन है। अगर राष्ट्र को उस संसाधन का जरूरत पड़े तो उस संसाधन को ले सकता है राष्ट्र। बात समझ आया? अगर जरूरत नहीं पड़े तो कोई बात नहीं है। ठीक है, चलिए आगे आते हैं। आगे अब चौथा क्या है? तो चौथा है अंतरराष्ट्रीय संसाधन। नाम से ही लग रहा है अंतरराष्ट्रीय, मतलब अंतरराष्ट्रीय लेवल का बात हो रहा है। तो अंतरराष्ट्रीय संसाधन क्या होता है? तो वैसा संसाधन जिसपे अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो या आधिपत्य हो उसको अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। बहुत सारे अंतरराष्ट्रीय संस्था है, जैसे यूनेस्को, WHO, ठीक है, विश्व व्यापार संगठन, विश्व कोष संगठन, जो भी अंतरराष्ट्रीय लेवल की संस्था है, विश्व स्वास्थ्य संगठन, ये सब जो संस्थाएं हैं, ठीक है, तो अंतरराष्ट्रीय संस्था कहने का मतलब वैसा संसाधन जिसपे अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। अब क्या परिभाषा इसका कहता है, ये तो हम सरल शब्दों में बता दिए। इसका परिभाषा कहता है कि वैसा संसाधन जिस पर अंतरराष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो उसे अंतरराष्ट्रीय संसाधन कहते हैं। जैसे एक बात यहाँ पे लिखा हुआ है, ये ऑब्जेक्टिव के अकॉर्डिंग से बहुत इंपॉर्टेंट है कि 200 किलोमीटर के बाद का महासागरीय क्षेत्र जो है ना, ये सब अंतरराष्ट्रीय संसाधन है। क्या मतलब हुआ? ये जो भारत है, ठीक है,
ये जो भारत हुआ, अब इस भारत में ये जो इधर देखिएगा तो बंगाल की खाड़ी है, ठीक है, इधर आपका अरब सागर हो गया, ठीक है, और इधर आपका हिंद महासागर हो गया। तो कहने का मतलब ये हुआ, अगर इसको और अच्छे से देखें तो यहाँ देखिए, जैसे इस फिगर में देखिए, इधर बंगाल की खाड़ी है, इधर आपका हिंद महासागर है, इधर आपका अरब सागर है। तो चार इधर से देखिएगा भारत को, अगर नीचे से देखिएगा इधर से, मतलब उत्तर भारत को छोड़कर दक्षिण भारत को देखिएगा गौर से, तो दक्षिण भारत चारों मतलब तीनों सभी ओर से ना समुद्र से घिरा हुआ है। तो समुद्र से घिरा होने के बावजूद ये जो क्षेत्र हुआ, ठीक है, ये जो भारत हुआ, कुछ ज्यादा ही खराब हो गया। अरे क्या हो रहा है प्रभु। चलिए, अब कहने का क्या मतलब है सो समझिए। तो कहने का मतलब ये है, इधर देख रहे हैं बंगाल की खाड़ी है, इधर देख रहे हैं अरब सागर, नीचे हिंद महासागर। तो इस समुद्री सीमा के 200 नॉटिकल मील, 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो भी क्षेत्र है ना, इस पे भारत का अधिकार होगा। क्या मतलब, ये पूरा महासागर ही है। तो इस महासागर में 200 नॉटिकल मील तक, मतलब इस सीमा से, जैसे ये अपना बाउंड्री हुआ भारत का, तो इस बाउंड्री से ना 200 नॉटिकल मील की जो दूरी होगा, इस पे भारत का ही अधिकार होगा। इसमें भारत का मछुआरा वगैरह जाता है, ठीक है, यहाँ सीमा वगैरह भारत का एक तरह से देखिएगा तो बाउंड्री हो गया। इस बाउंड्री के बाद भी 200 नॉटिकल मील की दूरी तक जो क्षेत्र होगा, उसमें भारत का ही अधिकार होगा, भारत का ही अधिकार होगा। लेकिन 200 नॉटिकल मील दूरी के बाद उस पे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। उस पे चाहे तो अंतर्राष्ट्रीय संस्था वहां पे शोध वगैरह करता है, ठीक है। तो कहने का मतलब ये था, अंतर्राष्ट्रीय संसाधन क्या होता है कि वैसा संसाधन जिसपे अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार हो, उस पर किसी राष्ट्र का अधिकार नहीं होगा। कोई भी राष्ट्र हो, उस पर राष्ट्र का अधिकार नहीं, अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा। अंतर्राष्ट्रीय संस्था का जैसे मतलब हम आपको बता ही चुके हैं, यूनेस्को हो गया, विश्व स्वास्थ्य संगठन हो गया, विश्व व्यापार संगठन हो गया, विश्व मुद्रा कोष संगठन हो गया, विश्व बैंक संगठन हो, मतलब जो भी अंतर्राष्ट्रीय लेवल की संस्था है उस पर उसका अधिकार होगा, ठीक है। तो वही बात यहाँ कह रहा है, ये जो 200 नॉटिकल मील की दूरी के बाद, 200 किलोमीटर के बाद महासागरीय क्षेत्र के जो होगा ना, उस पर अंतर्राष्ट्रीय संस्था का अधिकार होगा, उस पर भारत का अधिकार नहीं होगा 200 किलोमीटर तक या 200 किलोमीटर से पहले। चलिए आगे आइए। अब देखिए विकास के आधार पे, अभी आप तीन चीज के आधार पे देखे हैं, उत्पत्ति, उपयोगिता, स्वामित्व अर्थात संपत्ति के आधार पे। अब देख रहे हैं विकास के आधार पे। तो विकास के स्तर के आधार पे भी ना संसाधन को चार प्रकार से वर्गीकृत किया गया है। संभावित संसाधन, संभावना जहाँ पे हो संसाधन का, सबका और मतलब समझाते चलते हैं। विकसित संसाधन, भंडार संसाधन और संचित कोष संसाधन। अब क्या होता है, ये चारों संसाधन को बारी बारी समझते हैं। आइए, हम आपको स्टार्टिंग में बोल लेते हैं कि आप दो टाइप से पढ़िएगा, एक संसाधन के बारे में पढ़िएगा और उसके बाद सम्मेलन के बारे में पढ़िएगा। तो अभी हम संसाधन के बारे में पढ़ रहे हैं, संसाधन पढ़े, संसाधन का वर्गीकरण पढ़ रहे हैं। चलिए अब यहाँ देखिए, संभावित, पहला क्या था, संभावित संसाधन। क्या होता है संभावित, संभावना है कि यहाँ संसाधन होगा, अगर यहाँ खुदाई किया जाए, ठीक है, तो संभावना है कि यहाँ, संभावना क्या, वहां मिलेगा ही मिलेगा संसाधन, तो उसी क्षेत्र को संभावित संसाधन कहते हैं। मतलब वैसा क्षेत्र जहां पर अगर खुदाई वगैरह किया जाए, कोई टेक्नोलॉजी लगाकर उसको
किसी भी सहायता सामग्री से उसका खुदाई वगैरह किया जाए, उसका निरीक्षण वगैरह किया जाए, तो वहाँ पे संसाधन मिलने का संभावना है, तो उसे बोलेंगे संभावित संसाधन। जैसे फिगर में आपको दिख रहा है हिमालय का ये सब क्षेत्र है, ये देखिएगा तो हिमालय का क्षेत्र है, ये भी देखिएगा तो नीचे जो पुल वगैरह देख रहे हैं लद्दाख का क्षेत्र है। तो ये जो हिमालय का क्षेत्र देख रहे हैं ये बड़ी डिफिकल्ट क्षेत्र है, यहाँ पे खनन करना बड़ी डिफिकल्ट है। क्या यहाँ संसाधन मिलेगा? तो बिल्कुल संसाधन मिलेगा। अगर यहाँ पे अगर खुदाई वगैरह किया जाए हिमालय क्षेत्र में तो बिल्कुल 100% संसाधन मिलेगा। आप जानते हो रामायण काल से ही संजीवनी बूटी कहाँ से था? तो यही हिमालय पर्वत से ले गए थे हनुमान जी। ठीक है, तो अगर वहाँ वर्णित है तो इस सभी क्षेत्र में अच्छा खासा संसाधन है, बस इसका उत्खनन करना बड़ी डिफिकल्ट है। तो पहले हम लोग ये समझते हैं कि संभावित संसाधन क्या होता है। तो वैसा संसाधन जिसको देश के विकास में कभी भी लाने की संभावना हो, कभी भी लाने की संभावना हो। जब सरकार की इच्छा होगी, जब जरूरत पड़ेगी तो बिल्कुल खनन किया जाएगा। अब डिफिकल्ट होता है तो क्या करे, डिफिकल्ट है तो क्या यहाँ सुरंग वगैरह नहीं बनता, पुल वगैरह नहीं बनता, बनता है टनल वगैरह बना हुआ है, तो बिल्कुल उत्खनन जब भी लगे राष्ट्र को, मतलब उस किसी भी देश, यहाँ पे किसी भी देश का जिक्र कर रहा है, हम भारत के अकॉर्डिंग बात कर रहे हैं कि वैसा संसाधन जिसको देश के विकास में कभी भी लाने की संभावना हो उसे संभावित संसाधन कहते हैं। जैसे हिमालय क्षेत्र का खनिज। अब हिमालय क्षेत्र में इतना खनिज है, अगर इसका उत्खनन खनन किया जाए तो यहाँ बहुत तमाम खनिज मिलने की संभावना है और 100% मिलेगा, लेकिन सरकार उसको कर नहीं रहा है। क्यों? क्योंकि उत्खनन करना ही बड़ा डिफिकल्ट है। ठीक है, तो जैसे ये जो हिमालय का क्षेत्र देख रहा है ये सब संभावित संसाधन है, इसका उत्खनन किया जाएगा तो यहाँ से संसाधन 100% मिलेगा। चलिए, तो संभावित संसाधन से नाम से ही समझ गए संभावना है। विकास अगर राष्ट्र चाहे तो विकास के दृष्टिकोण से उसको उत्खनन कर सकता है, तो वहां से 100% संसाधन मिलेगा। अब दूसरा ये विकसित संसाधन। विकसित संसाधन क्या होता है इसे समझिए। विकसित नाम से ही लग रहा है विकसित, जिसको विकास किया जा रहा है। ठीक है, विकास के दृष्टिकोण से तो वैसा संसाधन जिसके मात्रा एवं गुणवत्ता की विकास हो चुका हो उसे विकसित संसाधन कहते हैं। ये जो क्षेत्र देख रहे हैं ये दोनों गुजरात का क्षेत्र है। ठीक है, ये दोनों गुजरात का क्षेत्र है और गुजरात के भुज का ये जगह है जहां पे सोलर पैनल लगाया जा रहा है, काहे? ऊर्जा के लिए। ठीक है, एक योजना भी चला था पीएम सूर्य योजना, घर योजना। ठीक है, इस योजना के तहत, इस पे हम डिस्कस नहीं करेंगे, बस आपको हम बता दिए, इससे आपका कोई वास्ता नहीं है। जैसे क्या है, गुजरात के भुज में सौर ऊर्जा का आधुनिक उपकरण लगाया जा रहा है, मतलब सोलर पैनल लगाया जा रहा है। किसके लिए? संसाधन के लिए, एनर्जी के लिए। एनर्जी भी क्या है, मतलब अगर यहाँ से अगर हमको इलेक्ट्रिक मिल रहा है तो ये भी तो एक एनर्जी ही है, ये भी तो एक संसाधन ही है। तो इस सोलर पैनल का लगाने का मतलब यहाँ से हमको संसाधन बिजली मिल रहा है। अब बिजली भी एक प्रकार का क्या है, संसाधन है, क्योंकि मानव का उपयोग के लिए है। तो विकसित संसाधन ये कहता है कि वैसा संसाधन जिसकी मात्रा और गुणवत्ता का विकास हो चुका हो, और एक दो नहीं बड़े पैमाने पे इसको लगाया जा रहा है। अगर वीडियो वगैरह आप सर्च मार कर देखे गुजरात का, ये मारे कि सोलर, गुजरात में सोलर पैनल। ठीक है, तो देख आपको बहुत सारा वीडियो मिलेगा, हर घर में मिल जाएगा, छत पे पैनल लगा हुआ है। ठीक है, वहां पे ये योजना ही चला हुआ था, वहां का हर जगह चला हुआ है। तो विकसित संसाधन समझ गए। आगे आइए, आगे आपका ये चौथा है भंडार संसाधन। भंडार से ही नाम लग रहा है क्या, स्टॉक। भंडार का मतलब स्टॉक। अब 5 क्विंटल हम गेहूं ला के स्टॉक कर लिए, भंडार कर दिए, तो एक तरह से वो भी संसाधन है। तो भंडार संसाधन वो अलग टाइप का संसाधन था, ये अलग कहता है। बस हम आपको बातों को समझा रहे थे कि स्टॉक मतलब भंडार मतलब क्या हुआ, स्टॉक कर देना। 5 क्विंटल गेहूं लाकर मैं स्टॉक कर लिया, मतलब मेरे लिए वो भंडार संसाधन हो गया। तो भंडार संसाधन क्या होता है सो समझिए कि वैसा संसाधन जिसका भंडारण किया जाता है, क्योंकि आने वाली पीढ़ी को विकास करने में
कि कोई कठिनाई न हो उसे भंडारण संसाधन कहते हैं। क्या मतलब हुआ? मतलब वैसा संसाधन जिसका अभी से हम स्टॉक कर रहे हैं ताकि भावी पीढ़ी के लिए, आने वाली पीढ़ी को विकास करने में कोई कठिनाई न हो। ठीक है, जैसे जल, अगर जल का उपयोग हम सही से न करें, अगर मन चाहे जल का खर्च करे, तो भी वर्तमान सिनेरियो में ही देख लीजिए, जल कल चापाकल में से कल में से पानी ही गिरना बंद हो चुका हुआ है। वर्तमान समय में पानी आना कम हो चुका हुआ है, गिरना कहीं कहीं पानी साफ लुप्त हो चुका हुआ है। तो अभी से अगर उसकी कटौती न किया जाए, उसके नियमित उपयोग न किया जाए, तो भावी पीढ़ी तो दूर की बात है, खुद को लाला पड़ जाएगा यहाँ पे। ठीक है, तो भंडार संसाधन ये कहता है कि वैसा संसाधन जो भावी पीढ़ी के लिए, मतलब आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन को स्टॉक रखिए ताकि उस पीढ़ी को विकास करने में कोई कठिनाई न हो। जैसे जल, सब जल अगर हम ही लोग खपत कर देंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या पिएगा? खाक। ठीक है, तो इस बात को ध्यान रखिएगा, जल का सही से उपयोग कीजिए। आगे समझिए, अब संचित कोश संसाधन क्या होता है? अब सब्जेक्टिव में पूछता है इस टाइप का सवाल। अब संसाधन का वर्गीकरण आप पढ़ लिए। ठीक है, संचित कोश संसाधन क्या है इसको समझिए। तो संचित कोश संसाधन क्या है? वैसा संसाधन जिसका उपयोग वर्तमान समय में नहीं है परंतु भविष्य में पूंजी के रूप में जमा किया जाता हो। ठीक है, उसे ही संचित कोश संसाधन कहते हैं। देखिए, संचित का पहले मतलब समझिए। संचित कोश माने होता है धन, कोश मतलब होता है खजाना, धन। और संचित मतलब क्या होता है? जमा किया हुआ। तो संचित कोश मतलब हुआ जमा किया हुआ धन या खजाना। तो मतलब इसके मतलब संचित कोश से स्पष्ट हो रहा है कि ये जो संचित कोश लिखा हुआ है इसका क्या मतलब हुआ कि संचित कोश संसाधन मतलब जमा किया हुआ संसाधन से क्या मतलब हुआ? तो वैसा संसाधन जिसका वर्तमान में कोई यूज नहीं है लेकिन भविष्य में उसको पूंजी के रूप में जमा किया जा रहा है या जमा किया गया है, जरूरत पड़ने पर राष्ट्र चाहे तो उसका उपयोग कर सकता है। जैसे अगर ये देखिएगा तो सतलज नदी का ये बांध है। ठीक है, ये जो बांध देख रहे हैं आप, इस बांध में पानी को क्या किया जाता है? स्टॉक किया जाता है। अगर गौर से देखिएगा तो इधर पानी को स्टॉक किया गया हुआ है। अब ये जो पानी को स्टॉक किया गया हुआ है तो यहाँ से क्या बनेगा? तो इसको सरकार जरूरत पड़ने पर अभी स्टॉक करके रखा हुआ है, आगे इससे विद्युत बना लेगा। तो ये विद्युत बनाएगा और कंज्यूमर को सप्लाई करेगा, वहां से अच्छा खासा कमाई करेगा। तो वर्तमान में उसका कोई यूज नहीं है, लेकिन टेक्नोलॉजी वगैरह लगाकर अगर यहाँ से हम विद्युत बना लेते हैं तो भविष्य में पूंजी के रूप में तो हम यहाँ से कुछ धन कमा ही सकते हैं। ठीक है, तो ऐसे संसाधन को क्या बोलते हैं? संचित कोश संसाधन। संचित कोश कहने का मतलब क्या हुआ? जमा किया हुआ खजाना जिसका वर्तमान में कोई यूज नहीं है लेकिन भविष्य में पूंजी के रूप में यूज किया जा सकता है। ठीक है, जैसे मतलब हो गया नदी का जल। नदी का जल क्या होता है? उस पर बांध बना दीजिए और पानी को रोक लीजिए, जरूरत पड़ने पर पानी का खेती में सप्लाई कर लीजिए, बिजली बना लीजिए, तरह तरह का मतलब जहां भी उस जल का उपयोग कर सकते हैं वहां कर लीजिए और पूंजी वहां से कमा लीजिए। ठीक है, चलिए आगे आइए। आगे क्या है? संसाधन नियोजन। ठीक है, नियोजन किसे कहते हैं? देखिए, आपके बुक में ना केवल संसाधन नियोजन लिखा होगा तो हम लिख दिए संसाधन नियोजन किसे कहते हैं, ताकि आप एज ए थ्योरी ही तो पढ़ रहे हैं तो आपको ये सब याद करने में सहूलियत हो। एग्जाम में आता भी है लघु उत्तरीय प्रश्न में, अगर जाकर देखें क्वेश्चन तो। और संसाधन नियोजन, तो यहाँ पे एक शब्द है नियोजन। नियोजन का मतलब होता है प्लानिंग। मतलब कोई काम करने से पहले उसका प्लानिंग करते हैं ना, जैसे कुछ हमें भंडार करना है या भोज भात करना, तो उसका एक प्लानिंग चलता है ना कि क्या चाहिए क्या नहीं चाहिए, क्या सामग्री लाना होगा, क्या कैसे डिश दिवाना। तो वही प्लानिंग का बात है कि संसाधन नियोजन किसे कहते हैं। तो संसाधन का उचित उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब उसका सही ढंग से उपयोग करना, इस्तेमाल करना ही संसाधन नियोजन। मतलब संसाधन का बर्बादी न हो। प्लानिंग का मतलब यही ना होता है कि सामग्री लाए, अट जाए, बर्बाद न हो, ना घटे न बढ़े। ठीक है, तो संसाधन नियोजन कहने का मतलब ये हुआ कि उसका उपयोग सही तरीका से करना। ठीक है, उचित उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। अब यहाँ पे देखिए
कुछ नोट पॉइंट है। संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यक होता है। अगर कोई राष्ट्र कोई भी संसाधन है, कोई भी संसाधन, सपोज जल संसाधन, अगर उसका अनर्गल खर्च करेगा तो स्वाभाविक है आने वाला कुछ ही सालों में या कुछ ही दशक में उस संसाधन की कटौती मतलब कमी नजर आएगी। और जैसे ही कमी नजर आएगी तो उस राष्ट्र का विकास रुक जाएगा, उस राष्ट्र का विकास रुक जाएगा। कोई खनिज हमारे यहाँ मिल रहा है, सपोज कोयला झारखंड से निकल रहा है, अगर उसका हम बेफजूल यूज करना शुरू कर दें तो कहीं ना कहीं उस खनिज का ह्रास होगा, और खनिज का ह्रास होने का मतलब उस राष्ट्र के विकास पे प्रभाव पड़ेगा। अब वर्तमान में तो नहीं पड़ेगा, लेकिन आने वाले दशक में पता चलेगा कि उस खनिज का बेफजूल खर्च उस राष्ट्र को भारी पड़ेगा। तो संसाधन नियोजन कहने का मतलब ये हुआ, कोई भी संसाधन है उसको उचित ढंग से उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। मतलब उस संसाधन का फालतू खर्चूल न करे। अब जहां उचित रूप से उपयोग होना है वहां तो करना ही पड़ेगा, ठीक है। वही बात लिखा हुआ है कि संसाधन का उचित उपयोग करना ही संसाधन नियोजन कहलाता है। कोई भी राष्ट्र का विकास के मतलब अगर कोई अनर्गल यूज करेगा तो उसके विकास पे प्रभाव पड़ेगा। वही बात लिखा हुआ है कि संसाधन नियोजन किसी भी राष्ट्र के विकास के लिए आवश्यकता होता है। अगर किसी राष्ट्र को विकास करना है तो संसाधन का सही ढंग से इस्तेमाल करना होगा, उसके नियोजन को समझना पड़ेगा, उसका एक पूर्व नियोजन होना चाहिए, प्लानिंग होना चाहिए बड़े पैमाने पे कि इस संसाधन का हम यूज कर रहे हैं तो कैसे कैसे डिस्ट्रीब्यूट करना है, राज्य को कैसे कैसे यूज करना है, ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए भी तो संसाधन को बचा कर रखना है। अभी सब संसाधन यूज कर लेंगे तो आने वाला पीढ़ी क्या खाएगा, क्या यूज करेगा, ठीक है। चलिए आगे आइए, आगे देखिए, ये भी एक क्वेश्चन है, अच्छा खासा क्वेश्चन है। संसाधन के निर्माण में तकनीकी मतलब टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है, क्वेश्चन पूछा हुआ है आपके एग्जाम में। ये PYQ क्वेश्चन है, बात समझे कि संसाधन के निर्माण में अगर कोई ये संसाधन है तो ये तो ऊपर ग्रह से तो नहीं टपक के मेरे हाथ में आ गया होगा, इसका कुछ न कुछ निर्माण हुआ होगा। तो संसाधन के निर्माण में टेक्नोलॉजी की क्या भूमिका है वो बताइए। तो देखिए भाई, टेक्नोलॉजी की बहुत बड़ी भूमिका है। अगर टेक्नोलॉजी ना होता तो संसाधन भी मतलब इतना ना होता। क्या 500 दशक पहले यही बात रहा होगा जो वर्तमान में है? तो नहीं, 500 दशक पहले जो आज आप देख रहे हैं, 500 दशक पहले ये सब कुछ नहीं था। तो कहीं ना कहीं वहां से यहाँ आने में टेक्नोलॉजी की सबसे बड़ी भूमिका है। क्या आज जो दिख रहा है 1 दशक 2 दशक बाद यही दिखेगा? नहीं, टेक्नोलॉजी इतना फास्ट हो रहा है, इतना फास्ट हो रहा है पूछिए मत, सब बदल जाएगा। तो कहीं ना कहीं संसाधन में सबसे बड़ा योगदान टेक्नोलॉजी का है। अब क्या होता है संसाधन के निर्माण में टेक्नोलॉजी की भूमिका, उसी का वर्णन करना है। 2 अंक में पूछा हुआ सवाल है, तो लिखेंगे क्या, संसाधन के निर्माण में तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है। तकनीकी की महत्वपूर्ण भूमिका है क्योंकि मनुष्य के पास तकनीकी की कमी थी। पहले क्या थी? तकनीकी की कमी थी, वह विकास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी का विकास होता गया, तकनीकी का विकास हुआ, संसाधन के विकास में 4 चांद लग गया। पहले कुछ समय या कुछ कालखंड पहले देख लीजिए या कुछ वर्ष सदी पहले देख लीजिए, उस समय संसाधन उतना विकास नहीं था। तो उसीलिए जब टेक्नोलॉजी नहीं था तो संसाधन का विकास नहीं हुआ। वर्तमान या जैसे जैसे संसाधन का टेक्नोलॉजी का विकास हुआ, संसाधन का भी विकास होते चला गया। तो वही बात यहाँ पे लिखा हुआ है कि संसाधन के निर्माण में तकनीकी जो है ना, टेक्नोलॉजी की महत्वपूर्ण भूमिका है। क्योंकि मनुष्य के पास जब तकनीकी नहीं थी या तकनीकी की कमी थी तो वह विकास नहीं कर पा रहा था। लेकिन जैसे जैसे तकनीकी आते गए, संसाधन का विकास होते गया। ठीक है, तो यही बात आप लिखेंगे। इसमें और भी चाहे तो आप बढ़ा चढ़ाकर लिख सकते हैं। चलिए आगे देखिए, आगे ये भी क्वेश्चन है। ये सब जो क्वेश्चन देख रहे हैं अभी संसाधन से रिलेट करके क्वेश्चन पूछा जाता है आपके एग्जाम में, वही क्वेश्चन सबको डील कर रहे हैं। संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को लिखे। संरक्षण मतलब क्या हुआ? बचाना।
कोई भी संसाधन है उसको संरक्षण कीजिए, उसका सही से नियोजन कीजिए। अगर गलत नियोजन कीजिएगा, गलत उसका उपयोग कीजिएगा तो स्वाभाविक है संसाधन का ह्रास होगा, उससे आने वाले पीढ़ी में प्रभाव पड़ेगा। तो वही बात लिखा हुआ है कि भैया संसाधन संरक्षण के उपयोगिता को लिखिए, कैसे संसाधन का संरक्षण किया जाए, क्या उसका उपयोगिता होना चाहिए। तो आप जो आंसर लिखेंगे कुछ इस कदर लिखेंगे कि संसाधन को बर्बाद होने से बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। पहले संरक्षण का जिक्र कर रहा है, मतलब पहले तो हम संरक्षण के बारे में लिखेंगे, फिर उसका उपयोगिता का वर्णन करेंगे। तो संसाधन को बर्बाद होने से बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। संरक्षण का मतलब यही ना, उसको बचा दीजिए संसाधन को। अब फालतू का हम पानी लेके फेंकते रहे, पानी लेकर फेंके तो वो संसाधन का क्या हो रहा है, गलत उपयोग हो रहा है। उसका सही से अगर उपयोग करिए, सही से उसका संरक्षण कीजिए, तो संसाधन को बर्बाद होने से बचाना ही संसाधन संरक्षण कहलाता है। यहाँ तक हो गया बात क्लियर। इसका मुख्य उद्देश्य है, क्या उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा करना। उपयोगिता पे अब चल रहा है चर्चा। इसका मुख्य उद्देश्य है कि पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ाना, आर्थिक इकोनॉमिक्स मतलब आर्थिक जो पूंजी है उस पूंजी के विकास को बढ़ाना और आने वाली पीढ़ी के लिए संसाधन की उपलब्धता को सुनिश्चित करना, यही संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को दर्शाता है। अगर वर्तमान समय में अगर हम संसाधन का गलत उपयोग करेंगे तो आने वाले पीढ़ी पे प्रभाव पड़ेगा। वर्तमान तो पड़े न पड़े, लेकिन आने वाले पीढ़ी पे 100% प्रभाव पड़ेगा। तो संसाधन के संरक्षण का मतलब ये हुआ, संसाधन को बर्बाद होने से बचाना संसाधन संरक्षण कहलाता है। और इसका मुख्य उद्देश्य या इसकी उपयोगिता पर्यावरण की रक्षा करना, आर्थिक विकास को बढ़ावा देना और आने वाले पीढ़ी के लिए संसाधन संरक्षण करना ही संसाधन उपलब्धता को मतलब संसाधन का संरक्षण करना ही संसाधन संरक्षण की उपयोगिता को दर्शाता है। इसमें 2-3 नोट पॉइंट है, इसको आप याद रखेंगे। ऑब्जेक्टिव में बराबर पूछेगा, हर साल पूछता है, इस साल भी पूछेगा। 2-3 नाम है, जैसे एक नाम देख लीजिए, जैसे यहाँ पे 2-3 नाम लिखा हुआ है, जो 2-3 नाम में से एक नाम आपके एग्जाम में जरूर रहेगा, इस बात को याद रखिएगा। जैसे एक नाम देखिए यहाँ पे लिखा हुआ क्या है, संसाधन के संरक्षण में या संसाधन के संरक्षण के दिशा में सुंदरलाल बहुगुणा। इसका जो संबंध है ना, ये चिपको आंदोलन से है। इस बात को याद रख लीजिएगा कि सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध किससे है, तो सुंदरलाल बहुगुणा का संबंध चिपको आंदोलन से। आप चिपको आंदोलन क्या होता है ये आप हिस्ट्री में आपको हम पढ़ाएंगे। दूसरा मेघा पाटकर। मेघा पाटकर जो है ना, इसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से था, नर्मदा बचाओ आंदोलन से। तो ये पहला व्यक्ति, ये आपका मेघा पाटकर। दूसरा व्यक्ति और एक तीसरा व्यक्ति है जो अब तक नहीं पूछा हुआ है लेकिन इस बार पूछने की संभावना है, संदीप पांडे। ये थर्ड व्यक्ति है। संदीप पांडे द्वारा वर्षा जल संचय कर भूमि का विस्तार। ठीक है, तो ये 3 व्यक्ति हैं। पहला सुंदरलाल बहुगुणा जिसका संबंध चिपको आंदोलन से है, दूसरा मेघा पाटकर जिसका संबंध नर्मदा बचाओ आंदोलन से है, और तीसरा संदीप पांडे है जिसका संबंध वर्षा जल संचय कर भूमि का विस्तार इससे है। तो ये अगर पूछता है संसाधन संरक्षण के बारे में तो इन 3 व्यक्ति में से किसी एक व्यक्ति का उदाहरण के तौर पे आप देना कंपलसरी है। चलिए आगे आइए। सतत पोषणीय विकास क्या होता है, सतत मतलब कंटिन्यू। पोषणीय विकास क्या होता है, ये सब सब्जेक्टिव क्वेश्चन आपके एग्जाम में पूछा हुआ है। सतत पोषणीय विकास क्या है, तो देखिए प्रसतत पोषणीय विकास का तात्पर्य मतलब क्या होता है, तो तात्पर्य यह है कि किसी वस्तु का ऐसा प्रयोग करना ताकि आने वाली पीढ़ी को तथा देश के विकास करने में कोई कठिनाई न हो, उसे सतत पोषणीय विकास संसाधन कहते हैं। ठीक है, अब देखिए क्या मतलब हुआ इसका कि सतत पोषणीय विकास क्या है, तो जो भी संसाधन है ना, उस संसाधन का ऐसा प्रयोग करना ताकि आने वाले पीढ़ी के लिए और देश के विकास में कोई कठिनाई उत्पन्न न हो, उसे ही हम लोग सतत पोषणीय कहते हैं। ठीक है,
आगे आइए, आगे क्या है, अब यहां से सम्मेलन आपका शुरू हो रहा है। ये सब ऑब्जेक्टिव में पूछता है, ठीक है। क्योटो सम्मेलन क्या होता है? क्योटो सम्मेलन देखिए, इससे ये नहीं पूछेगा क्योटो सम्मेलन क्या है, इससे 2-3 बात पूछेगा कि ये क्योटो सम्मेलन कब हुआ था, कब हुआ था और कहाँ हुआ था और किस लिए हुआ था, किस लिए हुआ था। तो ध्यान रखिएगा, जो भी सम्मेलन हुआ था सब का सब किसके लिए हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। इस बात को याद रखिएगा, सब का सब किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी को, इसका उद्देश्य क्या था? पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के, ठीक है, अर्थात पृथ्वी के संरक्षण के लिए हुआ था ग्लोबल वार्मिंग से। तो पहले क्योटो सम्मेलन को समझिए। ये सम्मेलन दिसंबर 1997 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो जापान का एक शहर था क्योटो, वहां हुआ था। किस लिए हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने के लिए हुआ था। तो मतलब इतना हुआ कि क्योटो सम्मेलन दिसंबर 1997 में जापान के एक क्योटो शहर में हुआ था, जिसका उद्देश्य पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना था। 2-3 बात, कब? 1997, दिसंबर 1997। कहाँ? जापान में। क्यों? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाना। बस इतना याद रखिएगा, काम हो जाएगा। आगे आइए, विश्व शिखर सम्मेलन क्या होता है? विश्व शिखर सम्मेलन, अब इसको समझना होगा। कहाँ हुआ था? तो देखिए, स्टॉकहोम में पर्यावरण के संरक्षण के लिए, सबका सब यही हुआ था, पर्यावरण संरक्षण के लिए। सब पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का क्या मतलब हुआ? पर्यावरण संरक्षण। क्या हुआ? ये जो क्योटो सम्मेलन हुआ था दिसंबर 1997 में, जो जापान में हुआ था, क्यों हुआ था? तो पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग से बचाने का। पृथ्वी को ग्लोबल वार्मिंग मतलब क्या हुआ? पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। तो जो भी सम्मेलन हुआ था, इस बात को याद रखिएगा, सबका सब पर्यावरण संरक्षण के लिए किया गया था। तो ये जो विश्व शिखर सम्मेलन हुआ था, कहाँ हुआ था? तो कहाँ का जवाब क्या हो गया? स्टॉकहोम में, ठीक है। पर्यावरण में, मतलब स्टॉकहोम में पर्यावरण संरक्षण के लिए पहला विश्व शिखर सम्मेलन जून 1972 में हुआ था। इस बात को ध्यान रखिएगा। और भी हुए थे, लेकिन पहला कब हुआ था? तो जून 1972 में हुआ था। कहाँ हुआ था? तो स्टॉकहोम में हुआ था। क्यों हुआ था? तो पर्यावरण संरक्षण के लिए हुआ था। 2-3 बात याद रखना है। आगे आइए, महत्वपूर्ण सम्मेलन है, ठीक है, महत्वपूर्ण सम्मेलन है पर्यावरण को बचाने के लिए। जैसे विश्व पर्यावरण दिवस मनाया जाता है कब? 5 जून को। फिर पृथ्वी दिवस मनाया जाता है 22 अप्रैल को, और जल दिवस मनाया जाता है 22 मई को। इस तीनों सम्मेलन को याद रखिएगा, पूछा जाता है एग्जाम। ये जो चैप्टर है, इसको अच्छे से अपना नोट कर लीजिएगा। इसका PDF वगैरह हम भेज देंगे। कुछ बात इसमें कुछ रह गया है और भी क्वेश्चन, वो आपको जब हम क्वेश्चन आंसर कराएंगे तब उसमें करा देंगे, ठीक है। तो अगर इतना कवर कर लेते हैं तो ये जो अध्याय 1 है, इस लगभग आपका कंप्लीट हो गया। अब जो भी क्वेश्चन आंसर होगा वो हम नेक्स्ट पार्ट में करा देंगे। हम अभी जो करा रहे थे बस थ्योरी करा रहे थे, ऐसे समझिएगा। तो जो भी चैप्टर है, इस चैप्टर में जो भी पॉइंट था ना, उस पॉइंट से आपको हम परिचित करा रहे थे। अब इन्हीं सभी से आगे देखिएगा सवाल सब बन जाएगा, क्वेश्चन बनेगा, कुछ ऑब्जेक्टिव बनेगा, कुछ सब्जेक्टिव बनेगा। सभी ऑब्जेक्टिव सब्जेक्टिव को एक ही साथ करा देंगे। ये समझिए, वन शॉट में हम केवल अभी थ्योरी पर हैं कि संसाधन विकास और उपयोग के बारे में समझे हैं। अब इसके नेक्स्ट जब हम क्वेश्चन आंसर लेकर आएंगे PYQ का, जिसमें बुक का भी कर लेंगे, PYQ भी कर लेंगे, मतलब जो भी महत्वपूर्ण होगा 2026 के लिए उन सभी को कर लेंगे। तब तक इसको अच्छे से नोट्स कर लीजिए। इस PDF को हम टेलीग्राम ग्रुप में भेज देंगे। अच्छे से नोट्स करके इसका रिवीजन वगैरह करते रहिएगा, ठीक है। धन्यवाद।